वकील साहब। वकील साहब, एक बात बताइए मुझे, आप तो वकील हैं, ठीक है, ये हमारे जैसे कि भाजपा हो गई, कांग्रेस है, बीएसपी है, सपा पार्टी है, और भी समाज में बहुत सारी पार्टियां, आम आदमी पार्टी है, इनमें अपने SC ST OBC के माइनॉरिटी के बहुत सारे सांसद हैं, बहुत सारे नेता हैं। ये लोग जब समाज में किसी के साथ अत्याचार, उत्पीड़न, इस प्रकार की कोई घटना होती है, लोग क्यों नहीं बोलते? इसका क्या रीज़न है? ये डरते हैं। किससे डरते हैं? ये अपनी पार्टी से, अपने संगठनों से, सरकार से डरते हैं। उनके गुलाम चमचा हो गए। हर आवाज़ उठाएंगे तो इनके खिलाफ रिपोर्ट होगी, इन पे ED छापे पड़ेंगे। इसलिए भ्रष्टाचारी हैं, समाज काम नहीं करेंगे। मतलब सारे भ्रष्टाचारी हैं जो आवाज़ नहीं उठाते हैं। संसद में 167 है, 167 पे अलग हट जाए, एक घंटा 1 मिनट भी नहीं चलेगी सरकार केंद्र की, तुरंत कर जाएगी। लेकिन जब इलेक्शन आता तो सारे भिखारी की तरह आ जाते हैं दरवाजे पर वोट मांगने के लिए, तब इनके साथ क्या करना चाहिए? इनके साथ इन पर जूता बजाना चाहिए। जूता बजाना चाहिए? और क्या साथियों, एक वकील साहब कह रहे हैं कि इन पर जूता बजाना चाहिए। जब ये वोट मांगने के लिए आते हैं, जब आपके साथ अत्याचार, उत्पीड़न होता है, तो ये दिखते ही नहीं हैं। इन पर जूता बजाना चाहिए। ये जो सामान हमें दे रहे हैं, हमें वो लेना नहीं चाहिए, इनके मुँह को मारना चाहिए सीधा। क्या सामान देते हैं? दारू के पौवे हैं, बोतल हैं, साड़ी हैं, और भी खाने पीने बहुत सारी चीज़ होती हैं। तो मतलब जनता को ये सामान नहीं लेना चाहिए? जनता के सामान लेना नहीं चाहिए, इनके मुँह को मारना चाहिए और सही आदमी वोट देना चाहिए। तो सर के कहने का मतलब यह है कि जब ये आपको कोई भी लालच देते हैं वोट लेने के लिए, तो इनका कोई भी सामान नहीं लेना चाहिए, ठीक है ना? और ये अत्याचार, उत्पीड़न के मामले में के साथ खड़े नहीं होते तो उनको जूतों से मारना चाहिए। हमारे साथ जुड़ी हैं हमारी बहुजन शेरनी, ये भी वकील साहिबा हैं और बहुत ही शेरनी है, मतलब दहाड़ने वाली शेरनी, जो मनुवादियों का एकदम ट्रीटमेंट करके रख देती हैं। तो बहन जी, आप क्या कहना चाहते हैं? राजस्थान में जालोर में जो कांड हुआ है, जो 3 साल का बच्चा है जिसने मटकी से पानी पी लिया था, उसकी हत्या कर दी छैल सिंह ने, जो कि राजपूत है। जी, आपने एक पोयम सुनी होगी, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओगे डर जाओगे, बाहर निकालो मर जाएगी। इसी के ऊपर एक हमारे भाई जी हैं, उन्होंने एक कविता बनाई बहुत अच्छी, जो एकदम सटीक बैठी है। जाति जल की रानी है, बच्चों को ये बात बतानी है, हाथ लगाओगे पिट जाओगे और पियोगे तो मर जाओगे। तो ये सटीक, ये 4-5 लाइन इतनी सटीक हैं कि जो हमारे राजस्थान का एक छोटा सा, बहुत ही नन्हा सा बच्चा, जो मात्र 8-9 साल का रहा होगा, 3री क्लास में पढ़ने वाला, उसे ये पता ही नहीं था कि ये जाति होती क्या है, या पानी के अंदर भी कोई जाति छुपी होती है, या जो घड़ा, उसे किसी ठाकुर ने, उसे किसी छैल सिंह ने नहीं बनाया, उसे बनाया एक मिट्टी का, जो जिसको कला आती है, कीर्ति आती है, जिसे प्रजापति हम कुम्हार कहते हैं, जो जनरल कास्ट का नहीं है, वो भी SC ST OBC का है। उसने वो घड़ा बनाया। अब ये मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि जब तक वो मिट्टी थी, उसका ना तो कि जाति थी, ना कोई इसका रूप था, ना कोई इसका धर्म था। उसे एक आदमी लेकर आया, उसने एक आकृति दी, उसे घड़ा बनाया, मटका बनाया, और वो मटका ऐसा कि उसकी मटके की अगर आप बात सुनोगे तो मटका ये है कि मटके के ऊपर एक ढक्कन होता है, ठीक है, वो घमंडी हो सकता, लेकिन जब उस अगर आपको पानी पीना है ना, तो पहले झुकना पड़ेगा। वो बताती है कि घड़ा बताता है कि आपको अगर झुक के चलोगे तो कभी किसी के साथ अन्याय नहीं कर पाओगे, कभी कोई गलत काम नहीं कर पाओगे। लेकिन वो जो घड़ा जो था, जब तक वो कुम्हार के पास था, जब तक वो कुम्हार का घड़ा था, जब तक वो उस पर किसी की जाति नहीं लिखी गई थी, लेकिन जैसे ही वो मंदिर में गया, जैसे ही वो किसी छैल सिंह के पास गया या किसी अदर्क के पास गया, उसका नाम जाति लिख दिया गया, और ऐसी जाति लिख दी जिसमें छोटे से 9 साल के बच्चे को, जिसको पता ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ है, उसने तो सिर्फ एक चीज़ देखी थी कि वो 15 अगस्त के प्रोग्राम के लिए तैयारी कर रहा था डांस की, और उसे डांस करते करते, नाचते नाचते उसे प्यास लगी, उसका गला सूख गया, और जैसे ही गला सूखा उसने देखा कि भाई ये घड़ा रखा है, इस घड़े में पानी रखा है। उसे नहीं पता था कि ये पानी मेरे लिए जहर बन जाएगा, मौत बन जाएगा। उसने वो पानी पिया, और जैसे ही पानी पिया और जैसे ही उस
आपराधिक हत्यारे को पता पड़ा, छैल सिंह को, उसने उस बच्चे को इतना मारा कि उसकी जो ये दिमाग की जो नस थी कान के पास की, जो बहुत नाजुक वो नसें होती है, उस पर असर पड़ा। वो लड़का 15-20 दिन अपनी ज़िंदगी और मौत से लड़ता रहा और लास्ट में उसने 13 तारीख को इसमें अगस्त में दम तोड़ दिया। तो ये एक ऐसी कहानी है, एक ऐसी हकीकत, एक ऐसी घटना है कि जिसको हम कहते हैं कि आज हम आज़ाद हैं, आज़ाद भारत में हम सांस ले रहे हैं। लेकिन मैं बताऊं कि हम आज़ाद तो वे लोग हुए थे जो अंग्रेज़ों के गुलाम थे। लेकिन यहाँ पर मीडिया तो मेन स्ट्रीम मीडिया दिखा रही है और ये बोल रही है, स्टार्टिंग में मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी कई एक जो है चैनल वाले जो कि भाजपा के हैं जी, ठीक है ना, उन्होंने तो ये बोला है राजस्थान में कांग्रेस की गवर्नमेंट है तो उसके विपक्षी हैं वो। हाँ। तो उन्होंने ये दिखाया था कि हाँ भाई उसके साथ में अत्याचार हुआ है, जातिवाद हुआ है, उस वजह से उस बच्चे की हत्या हुई। लेकिन अब उस मुद्दे को डाइवर्ट किया जा रहा है, अब ये बताया जा रहा है कि स्कूल के अंदर घड़ा था ही नहीं। मैं आपको बताऊं, अगर उस इंद्र कुमार मेघवाल की जगह अगर किसी पंडित का लड़का होता, किसी ठाकुर का लड़का होता या किसी बनिए का लड़का होता, तो जितने भी हैं ये आरएसएस का संगठन है, बजरंग दल है, और आपके जो है ये युवा वाहिनी है, ना जाने कितने लाखों में संगठन हैं, ये जाके उसे ख़त्म कर देते। अगर छैल सिंह की जगह छैल सिंह खान होता तो अब तक उसका मॉब लिंचिंग करके उसकी हत्या कर दी गई होती। लेकिन आज आरएसएस भी चुप है, बीजेपी चुप है, कांग्रेस का तो वहाँ सरकार बनी हुई है, आम आदमी पार्टी भी चुप है, और जो जितने छोटे जितने दल हैं ना ये सब चुप हैं। क्यों चुप है? क्योंकि उनका मतलब ये है, अरे हमारा थोड़ा ना था, बाहर में जाने दो, ठीक है। वहाँ जाति आ गई, वहाँ एक समुदाय आ गया, एक छोटे से तबके का लड़का आ गया। क्योंकि अगर वहाँ पे अगर एक जाति ना आई हुई होती ना तो अब तक तो बहुत कुछ हो गया होता। और मैं तो आपको सीधी कहना चाहूँगी कि जो लड़की अपने आप को कहती थी ना, प्रियंका गांधी स्पेशल से नाम लेके कहूँगी, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, तो वो किसके खिलाफ लड़ सकती है? सिर्फ अपनी माँ के पक्ष में ही लड़ सकती है, अपने भाई के पक्ष में लड़ सकती है, या अपने ऊपर जब ईडी जब हमला करती है तब लड़ सकती है। लेकिन जब राजस्थान में एक छोटे से बच्चे की हत्या कर दी जाती है तब उसके मुंह में बर्फ़ जम जाती है, वो कहीं नहीं दिखाई देती। स्मृति ईरानी जो गरीबों की बड़ी हितैषी बनती है, आज उसके मुंह में दही जम गई, दिखाई नहीं दे रही है। और हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है जो ये कहते हैं कि मेरे दलित भाइयों को मत मारो और मारना है तो मुझे गोली मारो, उनका मेन मकसद समझने की कोशिश करो कि ये लोग आज भी हमारे गुलाम हैं। बेशक आज़ादी मिली है लेकिन आज़ादी हमें मिली है, उनका कहने का मतलब है आज़ादी हमें मिली है, आज़ादी लोगों को नहीं मिली है। ये तो कल भी गुलाम थे, आज भी गुलाम है और हमेशा गुलाम रहेंगे। इन्हें आज़ादी नहीं मिली। अगर हमें अपनी आज़ादी लेनी है तो हमें छोटे छोटे संगठनों को छोड़ के एक ऐसे संगठन की जो हमारा इस टाइम संगठन है भी, पार्टी का हो या संगठन का हो, और ये हाथी किसी की जो ना विरासत नहीं है, ये विरासत है हमारे बाबा साहब की दी हुई। ये हाथी हमें बाबा साहब का दिया हुआ है। लेकिन हाथी बाबा साहब का है, लेकिन चल क्यों नहीं रहा है? क्यों सोया पड़ा है? किसने मना किया है कि वो रोड पे आकर के, ज़मीन पे आकर के नहीं लड़ सकते अपने लोगों की लड़ाई? बिल्कुल, आपका बहुत अच्छा सवाल है कि हमारा हाथी रेंग रहा है, चल नहीं पा रहा है। रेंग भी कहाँ रहा है? तो आपको मैं उसका कारण बताऊं। एक तो कारण ये है कि हमारा जो समाज है वो बिखरा हुआ समाज है, और जो बिखरा हुआ समाज है वो कभी क्रांति नहीं कर सकता। जो अपना समाज इतिहास नहीं जानता वो कभी क्रांति नहीं कर सकता। इतिहास बताएगा कौन? देखिए नीलेश जी, आप भी क्रांति कर रही हैं, आप गाँव में आपने बहुजन समाज पार्टी की बात की, इसलिए मैंने आपसे बोला। वैसे तो देखो सभी अपने अपने स्तर से सभी जागरूकता के कैडर चला रहे हैं, सभी लोग जागरूक कर रहे हैं, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से कर रहे हो, चाहे जमीनी स्तर के माध्यम से कर रहे हो। लेकिन यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी की बात आती है तो मैंने उस लहजे में बोला है आपसे कि भाई वो क्यों नहीं कर रहे हैं, किसी ने मना किया है क्या उनको? देखिए मैं आपको बताऊँ कि एक तो होता है कि हम कहते रहते हैं कि जो ना बस हो गया, करेंगे लड़ेंगे। लेकिन एक मैं आपको बताऊं कि अभी हमारे सत्ता में हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, और जो हमारे पास सामाजिक कैडर में किसी विकल्प की और किसी की उसकी ज़रूरत नहीं होती है। सामाजिक कैडर तो आप अपने आप खुद से कर सकते हो। मैं एक बात, मैं भी सोशल एक्टिविस्ट साथियों, यहाँ पर मैं बात करती हूँ मान्यवर साहब की। जिस टाइम मान्यवर साहब जीवित थे 4-4, 5-5 संगठन चलते थे, ठीक है ना। गाँव जा करके लोगों को उनकी वोट की वैल्यू बताई जाती थी कि भाई आपको किसको वोट देना है, क्यों वोट देना है, ठीक है ना, उसको क्या फ़ायदे हैं।
उनको उनका इतिहास बताया जाता था। लेकिन जब से मान्यवर साहब की डेथ हुई है उसके बाद से कैडर ख़त्म हो गए हैं। बहन जी कह रही हैं कि बीएसपी काम कर रही है, लेकिन बीएसपी कहाँ काम कर रही है हमें नहीं दिख रहा है। मैं राजस्थान की घटना की बात करी, वहाँ पर सबसे पहले भीम आर्मी पहुँची। एक सेकंड, यहाँ पर सबसे पहले भीम आर्मी, फिर भीमसेना पहुंची और कई संगठन पहुंचे और फिर बाद में बीएसपी के लोग पहुंचे। लेकिन जैसे ही घटना होती है आप तुरंत प्रेजेंट क्यों नहीं होते वहाँ पर, जबकि हर स्टेट के अंदर में बीएसपी है, ऐसा नहीं कि नहीं है, उनके लोग हैं, वो क्यों नहीं जाते हैं, क्यों नहीं लोगों से मिलते हैं, क्यों उनके सुख दुख उनका हाल नहीं पूछते हैं। एक सेकंड, आपने एक कहावत सुनी है, 100 सुनार की और एक लुहार की, कहावत सुनिए ना। भीम आर्मी भी गई और भीमसेना भी गई और हमारे जितने भी छोटे छोटे या बड़े बड़े जो संगठन थे वो सभी गए, जिसके माध्यम से सब ने अपने अपने रोष जताया है उस हत्या पे, उस कांड पे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि बेशक जो है हाथी अगर बैठा हुआ भी है ना तो गधे से ऊंचा दिखाई देता है। ये बात आप सुनना कि हाथी अगर बैठा हुआ है तो गधे से ऊंचा दिखाई देता है। इसलिए बता रही हूँ कि बहन जी उस ऊंचाई पे जाने का क्या फ़ायदा जहाँ से अपने भी ना दिखें। रुकिए, जब तक अगर हमारे पास कोई विकल्प है तो मैं आपकी बात काट के एक बात पूछ रही हूँ, आप मुझे विकल्प बता दीजिए। मैं विकल्प की बात नहीं, मैं कैडर की बात कर रही हूँ। तो मैं कैडर की बात ये कह रही हूँ, एक बार मुझे जो है एक मान्यवर मिले और उन्होंने कहा कि जी मेरे परिवार ने या मैंने ही ठेका नहीं ले रखा समाज सुधारने का या समाज में अपनी कुर्बानी देने का। आप लोग किस टाइप के हैं, आप लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? और अगर मैं बाबा साहब के वंश का हूँ या उनका परिवार का हूँ तो ये जिम्मेदारी मेरी नहीं है कि मैं ही समाज में घूमूं। आपकी क्या जिम्मेदारी है? तो मुझे उस दिन फील हुआ कि वास्तव में इन्होंने मुझे वो जो शब्द बोला है, वास्तव में उन्होंने मेरी आत्मा को झकझोर दिया। उन्होंने अपने हिसाब से सही बोला है, लेकिन क्या जो बोला, लेकिन एक सेकंड, मैं आपकी बात बोल रही हूँ। उन्होंने बोला, लेकिन यहाँ पर राजनीतिक संगठन अलग हैं, ठीक है ना, पार्टी का काम अलग है और यहाँ पर जो सामाजिक संगठन है उनका काम अलग है। दोनों को आप मिक्सअप मत कीजिए। पार्टी के कितने संगठन वर्तमान में एक्टिव हैं, कितने संगठन हैं? देखिए सुनिए नीलेश जी, मैं आपसे एक बात ही कहना चाहूँगी कि मैं ना तो पार्टी की कार्यकर्ता हूँ ना पदाधिकारी हूँ। मैं पहले बाबा साहब की एक पुत्री हूँ, भीम पुत्री, और मेरी जितनी जिम्मेदारी है मैं अपनी जिम्मेदारी से 1 इंच भी पीछे हट जाऊँ तो आप जो सज़ा देना चाहें मैं हाजिर हूँ। पहली बात यह है कि मेरी कितनी जिम्मेदारी है, और सीधी बात यह है, पता चल रहा है आपने भी तो वोट दी और हमारे सभी समाज के लोगों ने वोट दी, लेकिन हमारी वोट जो चोरी हुई इस चोर को क्यों नहीं पकड़ रहे हैं? वो चोर जो है, हमें उस चोर की घेट में से जब तक हम नहीं निकालेंगे ना अपनी सीटें, तब तक आप देख लेना 2024 में। नीलेश जी, दैनिक जागरण में मैंने एक खबर सुनी थी कि संविधान कम से कम 95% तैयार कर चुके हैं वे लोग। जब वो 95% तैयार कर चुके हैं, हम कौन सी लड़ाई लड़ेंगे बचाने के लिए? कब लड़ाई लड़ेंगे? जो स्थापित कर देंगे। हमें अब लड़ाई लड़नी है। और अभी हमारी पार्टी का ये हुआ कि भाई हमारी एक हुई, जब मैं पार्टी की बात ही नहीं करती, मैं ये कहती हूँ कि एक वोट आई, सिर्फ एक सीट आई। लेकिन एक बात बताओ, अब क्या मैं कह रही हूँ, अगर ईवीएम के खिलाफ अगर हम नहीं बोले ना, हम चुप रहे, तो हम ये कह रहे हैं हम संविधान को भी खो देंगे, अपने हक अधिकार को भी खो देंगे और अपने देश को, ये भारत जो देश है ना हमारा, इसको भी हम गुलाम बनवा देंगे। और अब के तो जो ना, अभी तो बहन जी का ये हाल हुआ था, सिर्फ एक सीट आई थी। 2024 में देख लेना, अगले साफ है, सिर्फ पार्टी एक ही रहेगी। और जिस पार्टी का नाम है, जो केंद्र में अब है ना वर्तमान में, क्योंकि ईडी उसकी है, चुनाव आयोग उसका है, मीडिया उसकी है। और एक बात बताऊँ कि नीलेश जी, 100 साल की ज़िंदगी जीने से अच्छा है 1 दिन की ज़िंदगी जियो, लेकिन शेर की ज़िंदगी जियो। और वो शेर की ज़िंदगी ये है कि इस बात से भी कहने से पीछे नहीं हटूंगी कि सुप्रीम कोर्ट भी आज बीजेपी का खरीदा हुआ है, केंद्र सरकार का खरीदा हुआ है। फिर आप कौन से देश में कौन सी आज़ादी की बात करते हो, कौन से हक अधिकार को बचाने की बात करते हो, और किस दिन आप मैदान में आओगे? आपके छोटे छोटे बच्चे मारे जा रहे हैं पानी पीने के ऊपर, है ना। और मैं तो सीधा कहती हूँ, जब तक हिंदू बने रहोगे ना, रोज़ इसी तरह से आप अत्याचार सहते रहोगे, चाहे तो आपके बच्चों के हत्या होती रहेगी किसी ना किसी कारण से, कोई ना कोई रूप लेके, आपकी बेटियों का, बहन का बलात्कार होता रहेगा। और अगर जो है जितेंद्र मेघवाल जैसे भाई
जो खूब अच्छे तगड़े सोने सुतरे और पैसे से उन पे नहीं चमक उनकी बर्दाश्त हुई, उन्होंने हत्या कर दी। मूंछों के लिए हत्या कर देते हैं, जूती पहनने के लिए हत्या कर देते हैं। और जब से ये इंद्र कुमार मेघवाल की घटना आई है ना, तो रोज़ रोज़ की मेरे फ़ोन पे वीडियो आ रही है, आपको मैं दिखा भी दूँ कि एक आदमी को जूती से पानी पिला रहे हैं। अरे कौन सी सज़ा थी जो जूती से पानी पिला रहे हैं? क्यों पिला रहे हो? क्योंकि हिंदू बना रहना ही आपके लिए गुलामी का मेन कारण है। जिस दिन आप हिंदू धर्म को छोड़ दोगे ना, वो जो कहते हैं ना हिंदू धर्म खतरे में, उस दिन उन्हें पता पड़ जाएगा कि असली खतरा क्या है। खतरा तो उस दिन नज़र आ जाएगा जिस दिन आप जो ना अपने हिस्सेदारी के लिए ना, अपनी जितनी जिसकी जनसंख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, अपनी जो ना हिस्सेदारी लेने के लिए अपने आप को एक तरफ कर दो। वास्तव में हिंदू धर्म को छोड़ के उनके सारे नियमों को छोड़ते हुए और ये कह दो हम हिंदू हैं नहीं और ना थे ना हैं, अब हम जो है उस तरफ चलेंगे जिस तरफ हमारे हक अधिकार हमारे सेफ मिलेंगे। यानी कि जो बाबा साहब ने हमें रास्ता दिखाया था, हम कहते हैं बाबा साहब की बात मानते हैं, हम बाबा साहब को मानते। बाबा साहब की बात अगर मानते ना तो आप गुलाम नहीं रहते, आप इस देश के शासक बनते। बाबा साहब ने कहा था अपनी दीवारों पे जाके लिख दो हम इस देश के शासक हूँ मैं। कब लिखोगे? हम आज भी अपने दीवार पे लिखते हैं। क्या लिखते हैं? वो चीज़ लिखते हैं, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। अरे एक बार मैं कह रही हूँ, कट्टर कह रही हूँ, और अगर दम है ना निडर जी, आपके सामने कह रही दम है ना, तो लिख के अपनी दीवारों पे लिखो। क्या लिखो? जय भीम लिखो ना, आप लिखो ना अपने बाबा साहब का वहाँ पे। अरे जो बाबा साहब की जगह थी वो तो आपने बाहर दीवारों पे लिख दी, अपने गेटों पे छपा दी, वहाँ पे एक मोहर लगा के। और जहाँ बाबा साहब की जगह, जहाँ उन लोगों की जगह होनी चाहिए ना, वो बाबा साहब की जगह वो दही मक्खन दूध और घी खा रहे हैं, है ना, वो हमें गुलाम बनाए जा रहे हैं। जब तक इस गुलामों को नहीं छोड़ोगे ना, तब तक भला नहीं होने वाला। हिंदू धर्म को छोड़ना पड़ेगा, समझ रहे हैं? हिंदू धर्म को छोड़ना पड़ेगा और हमें अपनी एक शक्ति हमें दिखानी पड़ेगी। हमें सत्ता में वापस आना पड़ेगा। अगर सत्ता में वापस नहीं आओगे तो आपका कुछ नहीं हो सकता। इसी के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, ये थी हमारी बहुजन शेरनी शशि बालाजी, एडवोकेट शशि बालाजी। और इनका कहना है कि जब तक हम लोग जागरूक नहीं होंगे, अवेयर नहीं होंगे और बाबा साहब को नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे, तब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा और हम सत्ता पे काबिज नहीं हो पाएंगे। जय भीम, जय भारत।